कंपैरिजन इन एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। आज की क्लास में हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या चेंज आता है ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने ये देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कार्बोकेटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर क्या चेंज आता है। आज देखेंगे उससे एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या चेंज आता है। देखो पहला क्वेश्चन तो ये है कि एसिड क्या है। एसिड वो है जो H प्रोटॉन डोनेट करे। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ अच्छा एसिड क्या है, गुड एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो आप कहेंगे कि जो जितना आसानी से H पॉजिटिव आयन दे दे, जो जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन दे दे उतना ज्यादा एसिडिक है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी कंपाउंड जो एसिड है वो एसिडिक तब है जब वो डिसोसिएट हो जाता है। जैसे अगर आपने CH3COOH लिया तो CH3COOH एसिड नहीं है। CH3COOH अगर डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन बनाया तो वो एसिड है। अगर आपने CH3COOH को किसी ऐसे सॉल्वेंट में डाल दिया जिसमें वो डिसोसिएट ही नहीं रहा है तो फिर CH3COOH वहां पे एसिड नहीं है। एसिड एसिड तब है जब वो H पॉजिटिव आयन डोनेट करे, राइट। कोई भी कंपाउंड जब ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वो ज्यादा एसिडिक है, कम H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो कम एसिडिक है, ठीक है। जो ज्यादा H पॉजिटिव देगा स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम एसिड H पॉजिटिव देगा वो वीक एसिड। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, तो देखो H पॉजिटिव ज्यादा देने के लिए बताइए जरा रिएक्शन को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जो मैंने रिएक्शन लिखी है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए या बैकवर्ड डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। और किसी भी रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की जो टेंडेंसी है वो पता चलती है उसके आयनाइजेशन कांस्टेंट से। आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, मतलब डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड का रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिड एसिडिक होगा। क्योंकि जब ज्यादा डिसोसिएट होगा रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ज्यादा H पॉजिटिव आयन बनेंगे, और जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन बनेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। हम कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to concentration of H positive ion। अब देखो H पॉजिटिव आयन कितने बनेंगे, कि कहां ज्यादा H पॉजिटिव बनेंगे कैसे पता चले, तो जिसका आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी Ka ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। अब देखो Ka का अगर निगेटिव लॉग ले लिया जाए, ठीक है ना, अगर हम Ka वैल्यू का निगेटिव लॉग ले लें तो उसको pKa कहते हैं। जैसे Ka का निगेटिव लॉग pKa है, आप Kb का निगेटिव लॉग लेंगे तो pKb हो जाएगा, आप Kw का निगेटिव लॉग लेंगे तो pKw हो जाएगा, राइट। अगर आप H पॉजिटिव का निगेटिव लॉग लेंगे तो pH हो जाएगा, OH का निगेटिव लॉग लेंगे तो pOH हो जाएगा। तो अगर हम Ka और pKa में रिलेशन देखें तो देखिए कैसा है, pKa इज इक्वल टू, यहीं पे मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन log Ka। तो बताइए Ka और pKa में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। Ka जितना ज्यादा होगा एसिड उतना ज्यादा एसिडिक, और pKa में कैसा रिलेशन हो जाएगा, इनवर्स। मतलब एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के लिए pKa वैल्यू कम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एसिड है जिसकी pKa वैल्यू 7 है और दूसरे की pKa वैल्यू 1 है, तो बताइए ज्यादा एसिडिक कौन है, 1 वाला या 7 वाला? 1 वाला, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो हमें उसका pKa वैल्यू देख लेना चाहिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि बताइए फॉर्मिक एसिड है HCOOH, इसकी pKa वैल्यू 3.74 है ना, 3.74, और एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू 4.74 है। अब बताइए दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, फॉर्मिक या एसिटिक? फॉर्मिक, राइट, बिल्कुल सही। बट देखो एक प्रॉब्लम है, अगर हम pKa वैल्यू देख करके एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो फिर हमें हर एसिड का pKa वैल्यू याद रखना पड़ेगा, लेकिन हमारी लिमिटेशन है कि हम इतनी सारी pKa वैल्यू याद नहीं रख सकते। तो हमने एक लॉजिकल अप्रोच डेवलप किया कि हम बिना डाटा देखे
लॉजिक से कंपेयर कर लेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, केवल कंपेयर कर पाएंगे, लॉजिक से कंपेयर कर पाएंगे कि अच्छा ये ज्यादा एसिडिक है ये कम एसिडिक है। कौन कितना एसिडिक है ये तो केवल डाटा से ही पता चलेगा। अब देखिए कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो ज्यादा कब होगी, जब H पॉजिटिव का अमाउंट कम हो या ज्यादा। बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के लिए H पॉजिटिव कम होना चाहिए या ज्यादा, ज्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए। और H पॉजिटिव ज्यादा कब होगा, जब H पॉजिटिव ए नेगेटिव से कंबाइन हो या ना हो। कब ज्यादा H पॉजिटिव मिलेगा, जब ए नेगेटिव से कंबाइन हो या ए नेगेटिव से कंबाइन ना हो। कंबाइन ना हो, कंबाइन ना हो मतलब ए नेगेटिव से H पॉजिटिव रिएक्ट ना करे, और H पॉजिटिव ए नेगेटिव कब H पॉजिटिव से रिएक्ट नहीं करेगा, जब ए नेगेटिव स्टेबल होगा। तो इसका मतलब अगर हम चाहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो ये ए नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब देखिए अगर ये हमारे पास एसिड है तो एसिड के H पॉजिटिव निकलने के बाद जो बनता है वो होता है कॉन्जुगेट बेस। अगर ये एसिड है तो ये है कॉन्जुगेट बेस। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, तो हम कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base। अब देखिए ये जो conjugate base है ये क्या है, केटायन है या एनायन है। conjugate base क्या है, ये एक केटायन बना है या एनायन बना है। conjugate base एनायन है। एंड हाउ वी कैन चेक स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, कैसे एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। कहां पर एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे या विड्रॉइंग। बताइए कब ज्यादा होगा, जब डोनेटिंग या विड्रॉइंग। विड्रॉइंग, विड्रॉइंग यानी माइनस आई से कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, और डोनेटिंग यानी प्लस आई से कम स्टेबल होगा। तो अब हम इतनी सारी महाभारत ना देख करके एक सीधे से पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो अगली बार से मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस करूंगा और वो है माइनस आई और प्लस आई। हम कहेंगे जहां माइनस आई बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, प्लस आई बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेकर के आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। अगर हमारे पास HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और आइसोब्यूट्रिक एसिड, ये 4 एसिड हैं। ठीक है, और ले लेते हैं ठीक है, ये 4 एसिड है और इन चारों में हमें देखना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये COOH है। अब आप देखेंगे COOH कॉमन सब में फिक्स है, COOH तो सब में है। अब अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन ना प्लस आई लगाता ना माइनस आई। ये CH3 है प्लस आई लगाता है, CH3 CH2 का और ज्यादा प्लस आई होगा, आइसोप्रोपाइल का और ज्यादा प्लस आई होगा। प्लस आई जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, और इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और फिर आइसोब्यूट्रिक एसिड। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस होगा।
यहाँ पे देखिए F है, माइनस आई लगाएगा, Cl भी माइनस आई लगाएगा, Br भी माइनस आई और I भी माइनस आई। अब बताइए FCl Bri में सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है? सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है FCl Bri में? F का। और इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक फ्लोरीन वाला, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। देखिए ये हमारे पास कुछ और एसिड है, इनमें कंपेयर करना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है और सबसे कम एसिडिक कौन सा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ पे Cl है, Cl माइनस आई लगाएगा, यहाँ पर भी Cl है, ये भी माइनस आई लगाएगा, और ये Cl भी माइनस आई है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये CH3 CH2 है तो ये प्लस आई लगाएगा। तो देखिए यहाँ पे Cl COOH के क्लोज है, यहाँ डिस्टेंस बढ़ गई, तो जितना ज्यादा क्लोज हो माइनस आई उतना ज्यादा होगा, माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। तो 1 2 3 4, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा एसिडिक और लास्ट वाला सबसे कम एसिडिक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे Cl है, एक Cl माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पे 2 Cl माइनस आई लगाएंगे, यहाँ पे 3 Cl है जो माइनस आई लगा रहे हैं, और माइनस आई जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा। फोर्थ में अगर देखें तो कोई माइनस आई वाला है ही नहीं, तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा 3, देन 2, देन 1, एंड फोर्थ जो है ये लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए CH4 अमोनिया H2 और HF, अगर इन चारों में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, इनके एनायन बना सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ प्लस आई माइनस आई वाले ग्रुप तो है नहीं, तो एनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, देखेंगे कहाँ पर एनायन ज्यादा स्टेबल है, जहां एनायन की स्टेबिलिटी वहां ज्यादा वहां एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। जैसे यहाँ पे है हमारे पास CH4, तो CH4 से अगर H प्रोटॉन निकल जाए तो ये बन जाएगा CH3 निगेटिव, यहां से H निकल जाए H पॉजिटिव तो ये बन जाएगा NH2 निगेटिव, यहां बन जाएगा OH निगेटिव और बन जाएगा F निगेटिव। अब देखिए जहां पर एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वहां एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन किस एटम पर नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव आयन इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अब यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन, और इसलिए अगर एनायन ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो जहां पर एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा HF, H2O, अमोनिया एंड देन CH4। अब मैं अगर HF, HCl, HBr और HI लेता हूं तो इनमें यहां पर है F निगेटिव, यहां पर है Cl निगेटिव, यहां पे है Br निगेटिव और यहां पर है I निगेटिव। अब आप बताइए F, Cl, Br और I में सबसे ज्यादा मोर स्टेबल एनायन कौन सा है? F निगेटिव और I निगेटिव में स्टेबल एनायन कौन सा है? तो अब बहुत सारे लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा है, और यहाँ पर आपने बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वहां पर एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, कब? जब साइज ऑलमोस्ट सेम हो। अब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सभी एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, इनके सबके साइज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना? तो जब साइज सेम होगा तब स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे। अगर ये FCl Bri देखा जाए तो ये ग्रुप के एलिमेंट है, यहाँ पे ऊपर से नीचे आने पर हर बार एक सेल चेंज होती जाएगी। I नेगेटिव लार्जर एनायन है, तो ध्यान रखिएगा लार्ज एनायन जो होंगे वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होंगे, लार्ज एनायन ज्यादा स्टेबल होंगे। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब हम देखते हैं जब साइज सेम होता है, अगर साइज डिफरेंट है तो फिर हम साइज देखेंगे। उसका रीजन है, देखिए अगर F निगेटिव और I नेगेटिव दोनों लिया जाए तो एक ही नेगेटिव चार्ज दोनों पर है, इसका सरफेस एरिया कम, यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा, तो वन नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज एरिया, तो यहां पर चार्ज डेंसिटी कम होगी, जबकि F नेगेटिव की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। और इसीलिए अगर इसको H पॉजिटिव से कंबाइन होना हुआ तो H पॉजिटिव वहां जाके कंबाइन होगा जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा है,
तो इससे जल्दी जाके रिएक्ट कर लेगा, इससे ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएगा जल्दी, क्योंकि चार्ज की डेंसिटी कम है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ, आई नेगेटिव कम रिएक्टिव, और कम रिएक्टिव मतलब मोर स्टेबल। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे FCl में आई नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, और अगर आई नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है तो HI की एसिडिक स्ट्रेंथ HBr से ज्यादा होगी, फिर HCl, फिर HF, HI मोस्ट एसिडिक, HF लीस्ट एसिडिक। अगर हमारे पास CH3OH है, CH3 CH2OH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इनमें कंपेयर करना है ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है। फिर NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, और CH3COOH। ठीक है, तो चलो जैसे CH3OH में देखते हैं, यहाँ पे OH पर हमें देखना है ना। अब यहाँ पे CH3 है, यहाँ प्लस आई बढ़ गया, यहाँ प्लस आई बढ़ गया, यहाँ प्लस आई सबसे ज्यादा। प्लस आई जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो प्लस आई और ज्यादा, प्लस आई मैक्सिमम, तो सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड, थर्ड, और फिर फोर्थ। अब यहाँ पे देखिए तीनों कंपाउंड अलग अलग कैटेगरी के हैं, ठीक है ना, तीनों कंपाउंड अलग अलग हैं, तो इनका कंपैरिजन हम केवल डाटा के बेसिस पर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, NH4 पॉजिटिव की पीके वैल्यू 10 है, H3O पॉजिटिव की पीके वैल्यू 1 है, और CH3COOH की पीके वैल्यू 4.74 है। तो बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। सबसे ज्यादा H3O पॉजिटिव, मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूं, इसको सेकंड और इसको थर्ड, तो सबसे ज्यादा एसिडिक पहले 2, फिर 2, देन 3 एंड देन 1। NH4 पॉजिटिव भी H पॉजिटिव देगा, NH3 बना लेगा, H3O पॉजिटिव देगा H पॉजिटिव, H2O बना लेगा, CH3COOH H पॉजिटिव देगा, CH3COO नेगेटिव बना लेगा। अब इसी लॉजिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेस्ड है डाटा पे, और लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लॉजिक से, जबकि क्वेश्चन बेस्ड किस बात पे है, डाटा पे। हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें ये है A, ये है B, और ये है C। अब ये क्वेश्चन आपको अक्सर बुक्स में मिल जाएगा, बहुत सारे लोग इसमें गलती भी करते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, लोग यहाँ पर भी लॉजिक लगाते हैं, यहाँ पर भी कंपैरिजन करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि कंपैरिजन तो एक जैसे में होता है, इस क्वेश्चन को कंपेयर करके हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर डाटा देखना पड़ेगा। डाटा देखते समय हमें ध्यान रखना है कि अगर NH3 पॉजिटिव है और COOH है, अगर NH4 पॉजिटिव और CH3COOH है, तो CH3COOH हमेशा NH3 पॉजिटिव से तो ज्यादा ही एसिडिक होगा, कुछ भी कर लो, NH3 पॉजिटिव COOH से हमेशा कम एसिडिक होगा। अब बताइए ABC में लीस्ट एसिडिक कौन सा है, ABC में पहले बताइए लीस्ट एसिडिक कौन सा है। ए वाला। ये बात पक्की है कि NH3 पॉजिटिव की जब पीके वैल्यू 10 है, COOH की इसकी जब पीके वैल्यू 10 के रेंज में आती है, इसकी पीके वैल्यू 4 to 5 के रेंज में आती है, तो ये पक्का है ना यार कि ये वाला COOH ये भी 4 to 5 आएगा, ये भी 4 to 5, और ये 10 आएगा, तो NH3 पॉजिटिव तो हमेशा कम एसिडिक होगा ही होगा। कंपैरिजन केवल बी और सी में हो सकता है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ए लीस्ट एसिडिक है। कंपेयर बी और सी में करना है। अब जरा आप बी और सी में कंपेयर करके बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है। अच्छा, ये NH3 पॉजिटिव जो है
इस NH3 पॉजिटिव का इफेक्ट होता है वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई। NH3 पॉजिटिव वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाता है। अब आप खुद सोचिए किस पर माइनस आई ज्यादा लगेगा, बी पर या सी पर? किस पर ज्यादा लगेगा? बी पर। इसलिए करेक्ट सीक्वेंस होगा सबसे ज्यादा बी, फिर सी, और ए तो लीस्ट एसिडिक होना ही है। देखो कुछ मॉलिक्यूल कैसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाती। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी प्रॉपर्टी सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है, तो हमें उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। और ये जो हम एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इन्हीं को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। लिखिए, इफ all the properties of molecule cannot be explained on the basis of single Lewis structure, then two or more than two structures are required to explain properties of molecule these structures are called resonating structure and this phenomena is called resonance। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हम किस मॉलिक्यूल की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज या ऑल द प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। जैसे कौन सा मॉलिक्यूल है? जैसे अपन ले लेते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल। अब बेंजीन में आप देखें तो 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। अब देखो, अगर 3 डबल बॉन्ड है तो जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉन, और जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.52 एंगस्ट्रॉन। बट बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वहां पे बॉन्ड लेंथ मिलती है 1.39 एंगस्ट्रॉन, मतलब डबल बॉन्ड से थोड़ा सा ज्यादा और सिंगल बॉन्ड से कम मिल रही है। तो इसका क्या रीजन है कि बेंजीन में जब 3 डबल हैं और 3 सिंगल है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 3 बॉन्ड छोटे होते और 3 बॉन्ड बड़े होते? और हमें बेंजीन को फिर ऐसा ना बना के, हमें तो बेंजीन को ऐसा बनाना चाहिए था, इस तरह से कि 3 बॉन्ड छोटे और 3 बॉन्ड बड़े, ऐसा बनाना चाहिए था। पर आप सबको पता है कि बेंजीन ऐसा नहीं है, बल्कि बेंजीन तो ऐसा बनता है, राइट? ठीक है, ऐसा इसलिए है कि बेंजीन का एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो फिर बेंजीन का कैसा स्ट्रक्चर है? डबल बॉन्ड हम सोच रहे हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है, बट एक्चुअली डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, बल्कि डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड हैं। इस तरह से हम एक्चुअली सोच रहे थे कि बेंजीन में 3 डबल और 3 सिंगल है, ये हम सोच रहे थे, रियल में ऐसा नहीं था। एक्चुअली हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि 2 एटम्स के बीच में ये सिंगल बॉन्ड बनता है या डबल बॉन्ड बनता है। हमें पार्शियल डबल बॉन्ड के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हम
मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर लिखते हैं वो लुईस और वीबीटी थ्योरी को यूज करते हुए लिखते हैं। और लुईस थ्योरी और वीबीटी थ्योरी दोनों ही कंप्लीट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि दो एटम के बीच में या तो सिंगल बनेगा या डबल बनेगा, ट्रिपल बनेगा। लेकिन जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, वहां पे आप पढ़ते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया या बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो एटम्स के बीच में वन बॉन्ड बना है और साथ में हाफ बॉन्ड बना है। हमें क्या पढ़ा है कि बॉन्ड पूरा होता है, लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिनमें हाफ बॉन्ड होता है। तो बेंजीन ऐसा ही एक मॉलिक्यूल है जिनमें कंप्लीट बॉन्ड ना होकर के हाफ बॉन्ड होता है। इसमें क्या है, हर एक एटम के बीच में एक कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, और जो डबल बॉन्ड है वो पूरा नहीं बल्कि हाफ हाफ डबल बॉन्ड सब में है, इस तरह से। और इसलिए बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है। अरे बात समझ में, हर एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और हाफ पाई बॉन्ड है। तो रियल में बेंजीन ऐसा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं और लुईस में हाफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये जो हम बना रहे हैं अपने मन से, जो हम बना रहे हैं अपने मन से इमेजिनरी स्ट्रक्चर, ये तो हमने बनाए हैं, मन में सोचा है कि ऐसा होता होगा। रियल में तो बेंजीन ऐसा है। तो ये जो हम अपने मन से इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इन्हीं को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जो रियल में मिलता है इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। जो रियल में मिलता है ये होता है हाइब्रिड। ये रियल स्ट्रक्चर हैं, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर हैं। अब देखिए, चलिए कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो बताइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल है या इमेजिनरी है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने अपने मन से बनाए हैं, पेपर के प्लेन में केवल पेपर में एग्जिस्ट करेंगे, रियल में एग्जिस्टेंस नहीं करते। इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, ठीक है, इन ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर, है ना। रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम और क्या कहते हैं? इन्हीं को दे आर आल्सो कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। रियल में क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड रियल है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल, ठीक है। रियल में क्या है? हाइब्रिड रियल है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इमेजिनरी हैं, उनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब देखो, रेजोनेंस जो है वो स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है। रेजोनेंस इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, इसलिए हम रेजोनेंस को कहते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है। ड्यूरिंग रेजोनेंस जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है वो रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अब देखो, जैसे बेंजीन के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये हाइब्रिड है, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। हाइब्रिड हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान रखिएगा, किसी मॉलिक्यूल के कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना क्यों ना बने, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो हाइब्रिड ही होगा। तो आप लिख सकते हैं हाइब्रिड इज हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल। हाइब्रिड हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो केस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो, कुछ कम हो सकते हैं। जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होता है। तो लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट
to hybrid according to their stability, है ना, more stable contribute more, कंट्रीब्यूट टू देयर स्टेबिलिटी, जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्लियर हैं। रेजोनेंस इमेजिनरी है, पेपर में एग्जिस्ट करते हैं, हाइब्रिड रियल है, स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है, हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करते हैं, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। रेजोनेंस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड during resonance is called रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस एनर्जी है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चले, चलिए अब देखो रेजोनेंस एनर्जी निकालते कैसे हैं। देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, जैसे अगर बेंजीन है, ठीक है ना, तो हाइब्रिड हमेशा मोस्ट स्टेबल होता है। जब हाइब्रिड हमेशा मोस्ट स्टेबल है तो हाइब्रिड की एनर्जी मिनिमम होगी और हाइब्रिड की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, और यहाँ पे हम बता रहे हैं एनर्जी को, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी। अब जो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन के, जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो दोनों इक्वली स्टेबल हैं, और अगर उनकी एनर्जी ये ठीक है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये बेंजीन के मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और ये हाइब्रिड है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। क्या कह सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी को हम? रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए हाइब्रिड की एनर्जी कम होगी, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग की कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, तो कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। इसलिए रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज निगेटिव, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि सर रेजोनेंस तो हमने पढ़ लिया कि रेजोनेंस क्या है, फिर हमें कैसे पता चलेगा किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं? हमें कैसे पता चले कि कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? तो नेक्स्ट लिखिए कंडीशन फॉर रेजोनेंस, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कैसे पता चले कि मॉलिक्यूल में कहां पे रेजोनेंस होगा? कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है मॉलिक्यूल मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। पहली चीज तो मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है मॉलिक्यूल आर
part of molecule where conjugation is present must be planar, और थोड़ा बहुत अगर प्लेनरिटी से डेविएशन भी है, नियरली प्लेनर है, तो भी हो जाएगा। अगर परफेक्ट रेजोनेंस होगा, जब पूरी तरह से प्लेनर होगा, अगर प्लेनरिटी में थोड़ा सा डेविएशन है, नियरली प्लेनर है, तब भी हो जाता है। ठीक है, ये दो कंडीशन है। फिर अपन देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि सर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, तो आप इसको लिख लीजिए। देखो, आसान शब्दों में कहें तो दो चीजें होनी चाहिए। मैं इस पूरे को और आसान करूं तो मैं कह सकता हूं कि दो चीजें सिर्फ देख लेना। एक, मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, सिर्फ दो चीजें। एक, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और दूसरा प्लेनर होना चाहिए। आसान शब्दों में कॉन्जुगेशन, प्लेनर। लेकिन हाँ, अब ये मतलब निकलता है कि सर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, कैसे पता चले कि कहाँ पे कॉन्जुगेशन है। सर प्लेनर कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल प्लेनर है। तो इसको समझने के लिए, इन दो टर्म को समझने के लिए हमें आगे कुछ और पढ़ना है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है कॉन्जुगेशन का मतलब, कहाँ पे पता चलेगा कि कॉन्जुगेशन है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो देखिए कितने टाइप कॉन्जुगेशन होता है। नंबर एक, एलाइलिक कॉन्जुगेशन। मैं कुछ कंडीशन लिख रहा हूं, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो होती है तो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। पहला एलाइलिक कॉन्जुगेशन, जहां कहीं पर भी ऐसा होगा कि एक्स वाई जेड तीन एटम हो, एक्स डबल बॉन्ड वाई हो, जेड पे स्टार लगा हो, वहां पे हर जगह रेजोनेंस होगा। और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड और एक्स पे स्टार। देखो स्टार की जगह क्या क्या आ सकता है। स्टार की जगह आ सकता है स्टार इक्वल टू, क्या क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो जाए। यहाँ पे इसका मतलब है वैकेंट ऑर्बिटल। तो जेड पे डबल बॉन्ड आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, लोन पेयर आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए, या फिर एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर हुई तो हम कहेंगे यस, ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है, ये रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए जैसे बताता हूं आपको, कुछ मॉलिक्यूल लेता हूं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव। बताइए इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है या नहीं। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्टार, पाई सिग्मा स्टार, और स्टार की जगह इस बार क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज है, तो कॉन्जुगेशन है। और अगर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। ध्यान रखिएगा, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हम हमेशा डबल हेडेड एरो लगाते हैं। डबल हेडेड एरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बीच बताता है। तो अब क्या होगा, स्टार एक्स पे आ जाएगा, जेड और वाई के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये स्टार इस CH2 पे चला जाएगा, ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया रेजोनेंस। ठीक, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 निगेटिव, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस बार एक्स वाई जेड स्टार की जगह निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इधर नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, तो CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH
O निगेटिव है जैसे, तो इस बार क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CH2 निगेटिव CH डबल बॉन्ड O। और देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इस बार रेजोनेंस होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो थोड़ा ये कुछ 8 9 10 कहाँ से आ गया, गड़बड़ है। अच्छा 2 3 4 आना चाहिए था ना। जैसे ये है, अब यहाँ पे ये इधर गया, ये इधर गया, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन जाएगा वो हो जाएगा CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव लोन पेयर। केस 1, केस 2। और देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर भी कॉन्जुगेशन है। कैसे, ये पाई सिग्मा और फिर पाई, जैसे पाई सिग्मा लोन पेयर था, यहाँ पाई सिग्मा पाई है, अब पाई सिग्मा पाई है, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। और देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये इधर गया, ये इधर गया, तो CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH O नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड या C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N नेगेटिव।